हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है बेमिसाल इश्क। ये एक मस्ती मजाक से भरपूर प्यारी सी प्रेम कहानी है, जिसमें इश्क के साथ साथ दोस्ती का भी तड़का देखने को मिलने वाला है। इश्क और दोस्ती अगर सच्ची हो तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आपका प्यार और आपके दोस्त हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ निभाते हैं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं बेमिसाल इश्क के सफ़र पर। सुबह का खिलखिलाता हुआ वातावरण था, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सूरज की किरणें आसमान से निकलती हुई धरती को चूम रही थी। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था, पर वो इस रोशनी की दुनिया में भी अंधकार से घिरी हुई थी। वो चुपचाप सी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना कोई उमंग और ना ही कोई भाव। चेहरे से लेकर आंखें तक सब एक से नीरस और भावहीन थे। उसी कमरे के बाहर वे तीनों भी खड़े थे, उसे ऐसे देखकर जैसे उन तीनों का कलेजा पसीज रहा था। यार, मुझसे तो माही ऐसे देखी नहीं जा रही, पहले वाले लड़के ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। सही में अर्जुन, कहाँ खो गई मेरी चुलबुली बहन माहिका। उसके बगल में खड़े जतिन ने भी नम आंखों से कहा। और मेरी नौटंकी और पागलपंती से भरी बेइज्जती, अर्जुन ने फिर कहा। पर इन दोनों के अलावा जो तीसरा इंसान खड़ा था, वहां वो बिना कुछ कहे चुपचाप माहिका को देख रहा था। उसका भी चेहरा बिल्कुल माहिका की तरह भावहीन था। उसने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक लॉकेट निकाला। लॉकेट सिल्वर कलर की चेन का था। उसमें बीच में बहुत ही प्यारी हार्ट शेप बनी हुई थी। उस हार्ट शेप में उसकी, अर्जुन, जतिन और माहिका की छोटी सी तस्वीर थी। उस तस्वीर में माहिका ने अपनी जीभ निकाल रखी थी और आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर घुमा रखी थी। अर्जुन माहिका की तरफ देखता हुआ सिर पीट रहा था और जतिन मुंह दबाए दोनों को देख हंस रहा था। उस तीसरे लड़के ने खुद होले से माहिका का हाथ पकड़ रखा था और प्यार से उसकी पागलपंती को निहार रहा था। उस तस्वीर को देखते देखते न जाने कैसे एक आंसू की बूंद उसके गाल से होते हुए लॉकेट पर जा गिरी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे आंसुओं के उस सैलाब को अपने अंदर ही पी जाना चाहता हो। और वो देखते ही देखते उस सुनहरे अतीत में खो गया। 2 साल पहले। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, हैं जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुनके में बुनाऊंगी। उस फ्लैट के 5वें माले के 502 नंबर में ये गाना बज रहा था। और साथ ही साथ इस गाने की ताल पर झूमती हुई माहिका अपने लंबे बालों की चोटी बनाने में व्यस्त थी। आज वो हद से ज़्यादा खुश थी। उसके पैर ज़मीन पर जैसे टिक ही नहीं रहे थे, हवा में उड़ रही थी वो जैसे। आखिर उसका सपना जो पूरा हो चुका था, उसे मुंबई के सबसे बड़े फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल चुका था। कल सुबह की ट्रेन से ही वो मुंबई निकलने वाली थी। वहाँ रहने के लिए उसने रेंट पर कमरा भी ढूंढ लिया था। तो एट लास्ट, वेलकम मिस माहिका टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसने खुद से ही एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो अपना लगेज लेकर स्टेशन से बाहर आई। साथ में उसके पापा भी थे। वे लोग बाहर आए और इधर उधर कैब या टैक्सी के लिए नजरें घुमाने लगे। एक टैक्सी के मिलते ही वे उसमें बैठकर जल्द से जल्द उस रेंट वाली जगह पर जा पहुंचे। ठीक है बेटा, इधर की मालकिन से बात कर लिए, वो तुझे तेरा कमरा दिखा देंगी। इस घर में और 2-3 लड़के ही हैं, तो तू ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ना। और कोई भी बात हो, तेरा बाप अभी भी जिंदा है, याद रखना। और भी कई हिदायतें देकर माहिका के पापा उसे छोड़कर शाम की ट्रेन से वापस चले गए। नमस्ते मैम। सामने अपनी मकान मालकिन को देखकर उसने अभिवादन किया। ओ जी, मैम सेम छोड़ो, तुसी बस आंटी या बीजी बुलाया करो, आशिमा जी ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। अरे सच में, मुझे तो लगा था कि ना जाने कौन सी खड़ूस से पाला पड़ जाएगा, पर आप तो कतई स्वीट हो आंटी, माइका ने लगभग उछलते हुए ही कहा। बदले में आशिमा आंटी हंस पड़ी। ओ ना जी ना, खड़ूस शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, आशिमा जी ने कहा। फिर ऐसे ही दोनों बातें बनाते हुए माइका के कमरे तक गए। रूम देखकर माइका बड़ी ही खुश हो गई। माइका का कमरा दूसरी मंजिल पर था। उसके कमरे के सामने एक और लड़के का कमरा था। नीचे की मंजिल पर आशिमा आंटी और बाकी के 2 लड़कों का कमरा था। कमरा उतना बड़ा तो नहीं था, पर उतना छोटा भी नहीं था। एक बड़ा सा सिंगल बेड रखा हुआ था बीच में, और साथ ही कमरा उसके पसंदीदा रंग ब्लू कलर का था। बिस्तर के बाईं तरफ वाली दीवार पर 2 खिड़कियां थी और पास ही ब्लू ब्राउन शेड का काउच था। बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार पर एक कपबोर्ड था नेवी ब्लू रंग का,
बिस्तर के पास ही एक सफ़ेद टेबल था जिस पर लैंप और एक शोपीस पड़ा हुआ था। उसने अपने बैग रखे और आराम से बिस्तर पर फैल गई। उफ, आखिरकार यहाँ भी पहुँच गई। चलो, आंटी तो बड़ी अच्छी हैं, बस बाकी 3 लड़के भी सही निकले और ज़िंदगी अपनी सेट है, माइका ने मन ही मन कहा। शाम को आशिमा आंटी उसके कमरे में आई, जिससे उसे कपड़े वगैरह जमाने में कुछ मदद मिल जाए। उसके साथ काम करते हुए आंटी ने बाकी के 3 लड़कों के बारे में भी बताया। पहला था जतिन, राजस्थान से था और मुंबई में अपना फोटोग्राफी में करियर बनाने के वास्ते आया था। स्वभाव से शांत था और समझदार भी। दूसरा था अर्जुन, सीधे शब्दों में कहें तो पागलपंती का पिटारा। हर वक्त मस्ती के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था शहजादे को। फ्लर्टी भी था एक नंबर का, पर हाँ, सबकी रेस्पेक्ट भी उतनी ही करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर से मुंबई में इंजीनियरिंग करने के लिए आया था। तीसरा था कबीर, उसे समझना मतलब लोहे के चने चबाना था। तो एकदम शांत व्यक्तित्व पर मिस्टीरियस भी उतना ही। बेवजह की चिकचिक पसंद नहीं थी उसे। शेर व शायरी बहुत गजब करता था। मुंबई में अपने सिंगिंग के सपने को साकार करने उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से आया था। उसका कमरा ठीक माहिका के कमरे के सामने वाला ही था। आशिमा आंटी पंजाब से बिलोंग करती थी और एकदम फ्रैंक और समझदार थी। उन्होंने भागकर एक मुंबई के लड़के से शादी की थी और उनके पति की मौत के बाद अपने ही घर में रेंट देने का काम करने लगी थी। चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और इन सब में अब जुड़ चुकी थी खुद माहिका, दिल्ली की एक मस्तमौला, साफ दिल और आज़ाद लड़की, जो भी दिल में होता सीधा मुंह पर बोलने वाली। फैशन डिजाइनिंग का अपना सपना पूरा करने आई थी वो मुंबई। रात का वक्त हो चला था। माहिका अपने कमरे से निकलकर नीचे डिनर के लिए जाने को हुई कि उसे सामने के कमरे से एक आवाज़ सुनाई दी। निगाहों में मोहब्बत और दिल में वफा तो सिर्फ तुम्ही से है, रूठ कर एक दफ़ा चले भी आओ। तो बस दिल की ये बातें सुनना, शिद्दत से इश्क तो सिर्फ तुम्ही से है। ये सुनकर माहिका खुद को रोक नहीं पाई और अपने सामने वाले कमरे की ओर बढ़ चली। दरवाज़ा खुला ही था तो उसने थोड़ा सा अंदर की ओर झांक कर देखा। उसे एक लड़का नजर आया, 6 फुट जितनी हाइट और कसी हुई बॉडी। बाल थोड़े लंबे थे पर सेट किए हुए थे। दिखने में तो हैंडसम था। आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठा शायरी पढ़ रहा था कि उसने माहिका की आवाज़ सुनी। वाह वाह, आप तो गालिब के बच्चे हो, सच्चे आशिक हो। मतलब क्या शायरी पढ़ी, मज़ा ही आ गया। एक और प्लीज़। वो एकदम से उठ बैठा और शांत लहजे में बोला, क्या आपको इतने संस्कार नहीं हैं कि किसी के कमरे में बिना उसकी इजाज़त के नहीं घुसा करते? अरे सॉरी ना, वो आपकी शायरी सुनी तो रोक नहीं पाई खुद को। और वैसे भी कमरे में आपने हीरे जवाहरात तो भर नहीं रखे, जो मैं घुस गई तो पाप हो गया कोई सा। माइका ने मासूमियत से कहा, ठीक है, आपका तर्क भी सही है, परंतु ध्यान रहे कि अगली दफ़ा आप बिना इजाज़त के मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेंगी। और तारीफ़ के लिए शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। माइका ने मुंह बिगाड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। साथ ही बड़बड़ा भी रही थी कि अजीब इंसान है, एक तो कमरे में मैं पूरी तरह अंदर भी नहीं गई, फिर भी डांट दिया और उस पर एक और शायरी सुनाई भी नहीं। माहिका बड़बड़ाते हुए नीचे चल दी और डाइनिंग टेबल पर एक कोने की चेयर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो लड़का भी नीचे चला आया और आकर एक चेयर पर बैठ गया। अब उस 6 सीटर डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर आशिमा आंटी थी। कोने वाली चेयर पर माहिका, उसके बगल में अर्जुन, सामने जतिन और जतिन के बगल में वो लड़का कबीर। आशिमा आंटी ने माहिका सबसे परिचय कराते हुए कहा, ये हमारी नई किराएदार है। दूसरी मंजिल पर कबीर के सामने जो खाली कमरा था वहीं रहेगी। नाम है माहिका। फिर सबका परिचय भी दिया गया माहिका को। ये जो तुम्हारे बगल में है वो है अर्जुन। अर्जुन ने हाथ लंबा कर कहा, हाय स्वीट हार्ट, आई एम अर्जुन। नाम तो सुना होगा। माहिका ने एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ को घूरा, फिर बोली, अभी अभी तो मिले हैं जनाब, अभी मेरा नेचर तो आपने जाना नहीं। तो क्या मेरा हार्ट खोल कर देखा आपने कि स्वीट है या बिटर? अर्जुन ने हाथ वापस खींच लिया और बोला, अब जैसा आप समझें वैसा, कहकर उसने एक आई विंक कर दी। बीच में आशिमा आंटी बोल पड़ी, नालायक सुधर जा, जब देखो तो फ्लर्ट करता रहता है। फिर माइका से, और बेटा तुम फिक्र ना करो, दिल का अच्छा है, बस ऐसे ही सबको छेड़ता रहता है। अर्जुन ने आशिमा आंटी को देखा और बोला, अरे डार्लिंग, आपको जलन हो गई क्या? फिक्र ना कीजिए, 100 लड़कियां आएंगी और जाएंगी, पर आपसे कोई नहीं होने वाला। दत्त पागल कहीं का, कहकर आशिमा आंटी थोड़ा मुस्कुरा उठी। फिर उन्होंने माहिका से कहा, तुम्हारे सामने जो है वो जतिन है बेटा।
जतिन ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, आपका स्वागत है बहना। बदले में माहिका ने मुस्कुरा कर कहा, आप क्या हर लड़की को बहन बना लेते हो? पर अब आपने बोल ही दिया तो शुक्रिया भैया। और दोनों ही हल्के से मुस्कुरा उठे। फिर आशिमा आंटी कबीर की तरफ मुड़ी और कुछ बोलने ही जा रही थी कि बीच में माहिका बोल पड़ी, अरे इन्हें तो मिल चुकी हूँ ऊपर, ये गालिब के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं ना। ये सुनकर कबीर और माहिका को छोड़कर सब दबे मुंह हंस उठे। कबीर ने बिना अपनी पलकें उठाए कहा, इनको ना जाने क्या तकलीफ होती है, बात बात पर जलील करने का मौका ढूंढती है। माहिका एकदम से बोली, जलील? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, सॉरी। कोई ना, वैसे मेरा नाम कबीर है और आप वही बुलाएंगी तो बेहतर रहेगा। आपसे मिलकर अच्छा तो लगा पर थोड़ा अजीब भी, कबीर ने कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। ठीक है, वैसे अजीब तो मुझे भी लगा पर कोई ना, कहकर माहिका ने कंधे उचकाए और खाने लगी। एक ज़माना था जब मोहब्बत बाहों में नहीं निगाहों में खोजी जाती थी, और एक आज का दशक है, मोहब्बत तो छोड़ो वफा भी लोगों को रास नहीं आती। वाह, आप सच में बढ़िया शायरी कर लेते हैं। अचानक से पीछे से माहिका की आवाज़ आई। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चल दिए। जब माहिका यूं ही छत पर टहलने आई और उसने वहीं कबीर को एक और शायरी पढ़ते हुए सुना। आप पीछा कर रही हैं क्या मेरा? पीछे मुड़े बिना कबीर ने कहा तो माहिका का मुंह पूरा खुल गया। मैं आपका पीछा क्यों करूंगी, मैं तो सिर्फ टहलने और ठंडी हवा खाने आई थी इधर। आप पहले से थे, उसमें मेरी क्या गलती? तो अगर आप किसी भी काम से आई थी तो चुपचाप वही करती, बीच में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता मुझे तो नज़र नहीं आती। कबीर ने आराम से कहा, अरे ये क्या बात हुई, बड़े अजीब हैं आप। एक तो आपकी तारीफ की, उस पर आप बेवजह सुना रहे हैं इतना, हद करते हैं आप, कहकर माहिका ने मुंह बिचकाया और जाकर कबीर के बगल में रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। पहली बात कि मैंने आपको अपॉइंट नहीं किया मेरी तारीफ़ें करने के लिए, और दूसरा कि मुझे नहीं पसंद कोई बेवजह मेरे वक्त में दखलंदाजी करे। अब ये अजीब तो अजीब ही सही, खैर उम्मीद है आगे से आप ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगी। वैसे फिर भी तारीफ़ के वास्ते शुक्रिया, कहकर कबीर वहाँ से नीचे चल दिया। माहिका की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। सच में हद से ज़्यादा अजीब इंसान है। अगले दिन सुबह एक फॉर्मल नी लेंथ स्कर्ट और वाइट शर्ट पहने, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिए माहिका नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गई। वहां सब पहले से मौजूद थे सिवाय कबीर के, और साथ ही एक नई लड़की भी थी। गुड मॉर्निंग मिस माहिका, लुकिंग गॉर्जियस। वैसे उम्मीद है रात को मेरी याद आई ही होगी, अर्जुन ने माहिका को देख कर कहा। ओ प्लीज़, तुम क्या चॉकलेट, आइसक्रीम, पानी पूरी, मेरे पेरेंट्स या मेरा फ़ोन हो जो तुम्हारी याद आएगी मुझे? माइका ने मुंह बिगाड़ कर कहा। ओ जी, सुबह सुबह ये नालायक शुरू हो गया। और तू चुप कर अर्जुन के बच्चे। और माइका बेटा, आप बताओ क्या लोगे ब्रेकफास्ट में? आशिमा आंटी ने रसोई घर से आते हुए पूछा। फिर उस नई लड़की का परिचय करवाते हुए बोली, और हाँ, इससे मिलो, ये है सवरा, पास के ही अनाथालय की संचालक है और मेरी बेटी जैसी है, रोज़ इधर सुबह शाम आती है। सवरा ने मुस्कुराकर माहिका से हाथ मिलाया। फिर माहिका ने आशिमा आंटी की ओर देखकर कहा, यहाँ सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनता है क्या? बेटा जी, ऐसा है कि लंच और डिनर मेरी ओर से फिक्स मिलेगा। खाना है तो खाओ वरना उपवास रखो, पर हाँ, ब्रेकफास्ट आप अपनी पसंद से बता सकते हो। आशिमा आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, पर मैं कुछ अलग से नहीं लूँगी। आप मेरे लिए कुछ खास ना बनाएं, बाकी सब में से ही किसी में एडजस्ट कर लूँगी। माइका ने कहा, ठीक है फिर, सबकी रजामंदी से सैंडविच ही बना लेती हूँ। वैसे बेटा, तुम पियोगी क्या, चाय या कॉफ़ी? आंटी, बॉर्नविटा मिल सकेगा क्या? माइका ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा तो अर्जुन हंस पड़ा। आशिमा आंटी के घूरने से वो चुप हुआ। अरे क्यों नहीं, मैं अभी बगल वाले किराने की दुकान से ले आऊँगी, कहकर आशिमा आंटी चल दी। माहिका एक चेयर खींचकर बैठ गई। तो छोटा पैकेट, अर्जुन ने कहना शुरू ही किया था कि बीच में ही माहिका बोल पड़ी। एक मिनट एक मिनट, ये छोटा पैकेट क्या होता है? ओफो, तुम हम सबसे छोटू हो ना। कबीर भाई से 4 साल, जतिन भाई से 3 साल, मुझसे 2 साल और सौरभ भाभी से 1 साल, तो ही ना छोटा पैकेट। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं कोई छोटा पैकेट वैकेट नहीं हूँ। और एक सेकंड, क्या कहा, सौरभ भाभी? माइका ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे जतिन भैया की बीवी हमारी भाभी ही लगेगी ना प्रिंसेस। पहले तो यार तुम ये चीज़ी नामकरण करना बंद करो मेरे, वरना मुंडी तोड़ के हाथ में दे दूंगी। और दूसरा कि ये सच है क्या? माहिका ने कहा। बस इतना सुनना ही था कि जतिन और सोरा बुरी तरह से शर्माकर झेंप गए।
उनका रिएक्शन देखकर ही माहिका मुस्कुरा उठी। तभी कल पहली मुलाकात में मैं बहन बना ली गई। सही है ना जतिन भैया? और माहिका और अर्जुन एक दूसरे को हाई फाइव देते हंस पड़े और सवरा और जतिन चुपचाप नजरें नीची रखे बैठे रहे। वैसे तुम सिंगल हो क्या क्यूटी पाई? अर्जुन ने आई विंक करते हुए कहा। निहायती बेशरम के बाप, मैं सिंगल हूँ और कुटाई में एक्सपर्ट भी। हाथ पैर तोड़ देने हैं तेरे एक दिन, या तो फिर मर्डर ही हो जाना है तेरा मेरे हाथों। माइका ने गुस्साते हुए कहा। अरे शांत देवी शांत, अच्छा चलो, कुछ नहीं तो कम से कम दोस्त ही सही, कहकर उसने अपना हाथ लंबा किया। माइका ने एक नज़र उसके हाथ को घुरा फिर कहा, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं। बिल्कुल किसी पागल कुत्ते को आपको काटने की आवश्यकता भी नहीं, चूंकि आप पहले से पागल हैं। सीढ़ियों से उतरकर आते कबीर ने बेहद शांत भाव से कहा और आकर एक चेयर पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर जहां माइका का मुंह खुला का खुला रह गया, वहीं अर्जुन तो पेट पकड़कर हंसते हुए चेयर से ज़मीन पर ही गिर गया। ओ भाई क्या सॉलिड सिक्स है! अरे सिक्स नहीं, ये तो बॉल पूरी स्टेडियम के बाहर ही फेंक दी, अर्जुन ने हंसते हुए बीच बीच में कहा। जतिन और सौरभ भी हंस पड़े। माहिका ने एकदम गुस्से से कहा, आपको तकलीफ क्या है? आज तो मैंने आपकी किसी शायरी की तारीफ भी नहीं की और ना ही गालिब जी का जिक्र किया, तो फिर मुझे क्यों जलील किया आपने? क्या है ना, मैं किसी का उधार नहीं रखता। कल आपने जलील किया था, आज मैंने कर लिया, कबीर ने कहा। अरे मैंने आपको कल बेइज्जत नहीं किया था यार। तब तक अर्जुन चेयर पर वापस आ चुका था। उसने धीरे से माइका के कान में फुसफुसा कर कहा, गलती तो तुमने की है स्वीट हार्ट। भाई को कतई पसंद नहीं कि कोई उनकी शायरी के बारे में एक शब्द भी बोले। हे भगवान, सच में बहुत ही अजीब है, माइका ने मन ही मन सोचा। तब तक आशिमा आंटी वापस आ चुकी थी और इसलिए सब चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर माइका इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी थी। उसे यहीं से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करना था, जो कि 1 साल का कोर्स था। उसका कोर्स 2 दिन बाद से शुरू होने वाला था। उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स पर एक नज़र डाली, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा कर और थोड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह घूमकर वो बाहर निकली ही थी कि सामने से एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ना मैं लेट हो रही हूँ ना, इसलिए सॉरी एंड बाय कहकर वो लड़की जल्दी से भाग गई। माइका बस बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखती रही। सारे अजीब लोगों से एक ही दिन में मेरी मुलाकात फिक्स करवाई है क्या भगवान, कहकर वो बाहर निकल गई। वापस से घर पहुंचकर माहिका लिविंग हॉल में बैठी हुई थी कि आशिमा आंटी भी आकर बैठ गई और टीवी पर गाने लगा दिए। आप पूरे दिन अकेले ही रहती है क्या आंटी? माहिका ने एक सवाल दाग दिया। अरे बेटा जी, जतिन किसी एक्सीलेंस फोटोग्राफी क्लासेस में जाता है तो क्लासेस ख़त्म होते ही आ जाएगा, फिर अर्जुन भी कॉलेज ख़त्म होते ही आ जाएगा। सवरा तो शाम को ही अपने फिक्स टाइम में आएगी। आगे आंटी कुछ नहीं बोली तो हौले से माहिका ने ही पूछ लिया, और कबीर? कबीर? अरे बेटा, उसका कुछ भी तय नहीं होता। वो कब कहाँ होगा ये कहना मुश्किल है, और शाम को लौटेगा भी कब ये भी तय नहीं। पर हाँ, 9 बजे से पहले आ ही जाता है, आशिमा आंटी ने कहा। फिर वह फिर से टीवी की ओर मुड़ गई। इतने अजीब क्यों हैं वो? वैसे तो माहिका ने यह खुद से बड़बड़ा कर कहा था, पर आशिमा आंटी ने सुन लिया तो बोल पड़ी, बेटा वो अजीब नहीं है, बस हालातों का मारा है। उसके बारे में कुछ जानती तो नहीं मैं, पर हाँ उसकी आंखों में एक खालीपन और एक दर्द देखा है मैंने। ज़रूर अतीत में कुछ बुरा हुआ होगा उसके साथ। माइका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सोचती रह गई। तब आशिमा आंटी ने फिर से कहा, इस बार मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आज भी याद है जब 1 साल पहले तीनों ही एक साथ मेरे घर रेंट के लिए आए थे। वैसे जानती हो बेटा, जैसे तुम अभी कितनी जल्दी से सेट हो गई हो उनके साथ, बस बिल्कुल वैसे ही वो तीनों भी आपस में सेट हो गए थे। और अब तो हालात ऐसे हैं कि खरोंच अर्जुन को आए और परेशान जतिन और कबीर रहते हैं। हाँ, सौरा उतनी क्लोज नहीं है अर्जुन और कबीर से, क्योंकि वो इधर रहती नहीं है। पर अब तो तुम ज़रूर शामिल हो इस परिवार में। इस बार माहिका भी मुस्कुरा उठी, पर उसके जहन में यही ख्याल घूम रहे थे कि कबीर ऐसा है क्यों आखिर। शाम का वक्त था जब सब एक साथ बैठे टीवी का लुत्फ उठा रहे थे। बस आशिमा आंटी रसोई घर में थी। माइका ने कोशिश भी की कि वो जाकर उनकी मदद करवाए, पर आशिमा आंटी ने उसे किचन में घुसने से साफ मना कर दिया। सब बैठे बैठे आपस में बतिया रहे थे जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अब बेचारा माहिका को कुछ बोले बगैर रह तो पाएगा नहीं ना। वैसे बेबी, तुम्हारा इंस्टीट्यूट में दिन कैसा था? यार तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है क्या? 50 बार बोला है ये सब ना बोला कर मुझे, पर नहीं, दिमाग में तो भूसा भरा है, बात तो घुसेगी नहीं ना।
एक दिन मैंने ना स्क्रू ड्राइवर लेकर तेरा दिमाग खोलकर ये बात अंदर घुसानी है। माइका ने गुस्से से कहा। और पता है मुझे क्या करना है? स्क्रू ड्राइवर लेकर तेरा दिमाग खोलकर सारा गुस्सा निकालना है। मतलब दुनिया की सबसे गुस्से लड़की होगी तू। अर्जुन भी कहाँ कम था। अभी दोनों ऐसे बहस कर ही रहे थे कि बीच में कबीर बोल पड़ा। मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि हमारे ही घर में इतने बड़े सर्जन भी हैं, स्क्रू ड्राइवर से दिमाग खोल सकते हैं। वैसे मिस तारीफ करने वाली, आप अस्पताल कब खोल रही हैं तुम? कहकर माही का पैर पटकते हुए उस सोफे से खड़ी हुई और साइड वाले सोफे पर जाकर बैठी जहां जतिन और सौरा थे। अर्जुन तब तक हंसी रहा था, फिर बोला, ब्रो आई लव यू, आई सीरियसली लव यू यार। आपके होते तो इस मिस नक्सड़ी उर्फ मिस ब्यूटीफुल की ज़बान पर भी ताला लग जाता है। माइका सिर्फ मुंह बिगाड़ कर रह गई। वो जानती थी कि कुछ और बोली तो बेवजह बेइज्जती उसकी ही होनी है, इसलिए वो जतिन की तरफ मुड़ गई। वैसे जतिन भैया आप बताइए, सौरभ भाभी को हमारी रियल वाली भाभी कब बना रहे हो? मतलब शादी कब कर रहे हो? ये सुनकर जतिन और सौरभ शर्मा गए। फिर जतिन ने कहा, फिलहाल तो मैं अपने करियर को साकार करना चाहता हूँ, एक बढ़िया सा फोटोग्राफर बन जाऊँ, फिर आशिमा आंटी से सौरभ का हाथ मांग लूँगा और अपने घर पर भी बात कर लूँगा। कहकर जतिन ने सौरभ की ओर देखा तो सौरभ उसे देखकर ही मुस्कुरा रही थी। जतिन भी मुस्कुरा उठा। तभी अर्जुन बोला, सही है, आपका तो सब सेट है, नौकरी से लेकर छोकरी तक। इधर ही हाल बेहाल है, बस इंजीनियरिंग में मन लगता नहीं और गर्लफ्रेंड भी है नहीं। कहकर उसने गहरी सांस ले ली। हाँ तो तू कौन सा विराट कोहली की शक्ल या आइंस्टीन की अकल वाला है जो तुझे लड़की भी मिलेगी भी? माइका इस बार पीछे नहीं रही। हाँ तो जिनकी खुद की अकल आइंस्टाइन जैसी और खुद की शक्ल मधुबाला जैसी ना हो, उन्हें किसी और को बोलना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही कबीर बोल पड़ा, तकलीफ़ क्या है आपको मुझसे? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं आज पूरे दिन में, पर आप हैं कि पिछले 7 जन्म के बदले लेने पर उतारू हो, माहिका ने कहा और गुस्साते हुए ऊपर चली गई। अर्जुन हंसते हुए कबीर के गले लग गया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, आई लव यू ब्रो। कबीर सिर्फ नॉर्मल होकर बैठा रहा। उसके ही लब थे जो मुस्कुराने से कतरा रहे थे। माहिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाने को हुई कि उसने देखा कि कबीर के कमरे का दरवाज़ा खुला है। उसने कुछ सोचा, फिर बोली, तो मिस्टर खड़ूस, अब आपको पता लगेगा कि माहिका किस आफत का नाम है। उसने दाएं बाएं देखा, फिर चुपके से दबे पांव कबीर के कमरे में घुस गई। उसने पहले तो कमरे का मुआयना किया। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था और दीवारें सफ़ेद और ग्रे शेड में थी, पर बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल कबीर की जिंदगी की तरह। कमरे में बीचों बीच एक सिंगल बेड था जिस पर चादर साफ सलीके से बिछी हुई थी। दाईं तरफ खिड़कियां थी जिन्हें ग्रे पर्दों से ढक दिया गया था। वहीं एक ब्राउन स्टडी टेबल था जिस पर सिर्फ एक नीली डायरी थी। बाईं तरफ कपबोर्ड थे। कमरा भी बिल्कुल अपने मालिक पर गया है, बोरिंग। कहकर माहिका चुपके से टेबल के पास चली गई। डायरी पढ़ लूँ क्या? ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ छूना अच्छी बात नहीं। अरे पर शायद वे ऐसे क्यों हैं, इसका जवाब ही मिल जाए। फिर भी तुझे कैसा लगेगा कोई तेरी पर्सनल चीज़ छुए तो? बुरा तो लगेगा, पर मैं उन्हें पता ही नहीं लगने दूंगी। और वैसे भी मैं कहाँ कुछ गलत इंटेंशन से पढ़ रही हूँ। ऐसे ही कुछ और देर आत्ममंथन करके आखिर में माहिका ने डायरी अपने हाथ में ले ही ली। फिर एक गहरी सांस लेकर उसका पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर एक दंपत्ति की तस्वीर लगी हुई थी। नीचे माँ पापा लिखा हुआ था। तो शायद ये इनके माँ पापा हैं। बिल्कुल अपने पापा पड़ गए हैं ये तो। फिर उसने पन्ना घुमाया। दूसरे पन्ने पर बड़े अक्षरों में शायरी लिखी हुई थी। ये चांदनी उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है, लगता है इसने मेरी माँ का चेहरा देख लिया। वाह, माइका के मुंह से निकल गया। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, इसलिए उसने तुरंत डायरी बंद करके उसकी जगह पर रख दी और पर्दे के पीछे छिप गई। तभी कबीर चलता हुआ कमरे में आया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो आकर अपने स्टडी टेबल की ही चेयर पर बैठ गया। माहिका की तो धड़कनें और सांसें सब तेज हो गई थी। कबीर ने अपनी डायरी खोली और पॉकेट से कलम निकाल उसमें लिखने लगा। माहिका मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, मैं तो बदला लेने चली थी, खुद ही फंस गई। अभी तो ऐसी हालत हो गई कि पर्दे के पीछे छिप के बैठी हूँ, कोई उठा दे तो हंगामा हो। कबीर ने 5 मिनट बाद डायरी बंद की और कपबोर्ड से एक टॉवल निकाल बाथरूम में चला गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ वैसे ही माहिका तुरंत पर्दे से बाहर आई। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा और गहरी सांस लेकर बोली, आज तो बच गई बेटा तू, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। नेक्स्ट टाइम से रिस्क लेने से पहले माउंटेन ड्यू पी कराया करूँगी। वो तो अच्छा है उधर मच्छर नहीं थे।
वो दबे पांव चलकर दरवाजे तक आई और जैसे ही बाहर निकलने वाली थी कि उसे पीछे से आवाज़ आई, अरे इतनी भी क्या जल्दी है भागने की मोहतरमा। जब इधर तक आप पधार ही चुकी हो तो मेरी मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाती जाइए। माइका ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली और मन ही मन बोली, शिट बेटा माइका, आज तो तू गई। भगवान आपको दिया हुआ शुक्रिया मैं वापस लेती हूँ, और हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे माँ पापा को संभाल लीजिएगा। तो मोहतरमा अब आप मेरी तरफ घूमने का कष्ट उठाएंगी? कबीर अपने हाथों की घड़ी बनाते हुए सामान्य लहजे में बोला, परंतु उसके सामान्य लहजे से भी माहिका कांप उठी। बिल्कुल क्यों नहीं, और ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए माहिका उसकी ओर घूमी। तो अब आप ये बतलाने का कष्ट उठाएं कि आप मेरे कमरे में करने क्या आई थी? कबीर का लहजा अभी भी सामान्य ही था, पर फिर भी उसकी आवाज़ में कुछ था जो माहिका को नर्वस कर रहा था। वो मैं तो आप बहुत खूबसूरत है ना, इसलिए देखने आई थी। माहिका ने आंखें बंद करके जो दिमाग में आया वही बोल दिया। इस बार कबीर एकदम आश्चर्य से भर गया। क्या कहा आपने? तब माहिका को एहसास हुआ कि वो क्या बोल बैठी थी। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मतलब कमरा बहुत खूबसूरत लगा बाहर से तो मैं अंदर देखने चली आई। पर उसके मन में तो यही चल रहा था कि हे भगवान, क्या किस्मत है, ऐसे बोरिंग कमरे को भी खूबसूरत बोलना पड़ रहा है। वो कहावत सही ही है, काम के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कबीर फिर से सामान्य हो चुका था। उसके चेहरे पर एक भी भाव लाना बेहद मुश्किल काम था। अच्छा, मतलब साइट सीइंग चल रही थी यहाँ पर? पर्यटक है ना आप तो, बस मौका मिला नहीं कि कहीं भी घूम लेना है। वैसे बतलाइए क्या खूबसूरत लगा आपको इस कमरे में? मर गई। मन ही मन ऐसा सोचकर माहिका ने तुरंत कहा, दीवारें, क्या खूब दीवारें हैं, मुझे तो ये बड़ी पसंद आई। ग्रे कलर में सफ़ेद रंग का शेड, वाह। अच्छा, तो कल आप अपनी कुंडली लेकर आइएगा मेरे पास, कबीर ने कहा। हैं, कुंडली? कुंडली क्यों? माइका ने आश्चर्य से कहा। ये कमरे के बात में बीच में कुंडली कैसे घुस आई? क्या है ना, आपको तो अब इन दीवारों से मोहब्बत हो गई तो फिर आपकी शादी ही करवानी पड़ेगी ना इनसे। तो उसके लिए दोनों की कुंडली भी तो मिलवानी पड़ेगी ना। कबीर ने जैसे ही कहा वैसे ही माइका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई चीज़ खूबसूरत लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे मोहब्बत है। ऐसे तो मैंने शुरुआत में आपको भी खूबसूरत बोल दिया था, तो क्या मुझे आपसे मोहब्बत है? माहिका ने चिढ़कर कहा। उसे तो एहसास ही नहीं था कि वो क्या बोल गई, परंतु उसकी बात सुनकर कबीर ज़रूर गुस्से से भर गया। मोहब्बत? इस लफ्ज़ का आप मेरे सामने प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि नफ़रत है मुझे मोहब्बत से, नफ़रत है मुझे इस मोहब्बत से जो किसी के वजूद को मिटाकर किसी को बेहिसाब गम दे सकती है। और क्या कहा आपने, मोहब्बत और मुझसे? औकात देखी है आपने अपनी? अब माहिका भी गुस्से में आ चुकी थी। उसने कहा, औकात की बात तो मत ही कीजिए, किसी दिन दिखा दी ना मैंने अपनी औकात तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। और मोहब्बत लफ्ज़ की शुरुआत ही आपने की थी, तो ज़्यादा ना मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से जो मोहब्बत को पहचानते नहीं। इतना कहकर माहिका गुस्से में ही कमरे से बाहर निकल गई। उसने बाहर निकलकर दरवाज़ा भी धड़ाम करके ज़ोर से बंद किया। माहिका के बाहर जाने के पश्चात कबीर धम से बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने बालों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़कर खींच लिया। उसकी पलकें भीग चुकी थी, परंतु हर बार की तरह ही उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं निकलने दिया था। उसने अपने चेहरे के भाव सामान्य किए और कलम लेकर स्टडी टेबल पर जा बैठा और डायरी खोलकर लिखने लगा। इस कदर नफरत है मोहब्बत से कि इसे ना करने के जुर्म में किसी को पनाह भी कर सकता हूँ और किसी को तबाह भी। माइका अपने कमरे में आकर भी चैन से नहीं बैठ पा रही थी। मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया क्या? नहीं नहीं, वे ही बात औकात तक ले गए थे। और कितने अजीब इंसान हैं, मतलब मोहब्बत पर शायरिया करते हैं और कहते हैं नफ़रत है मोहब्बत से। पर फिर भी मैंने ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया क्या? ओ गॉड, ज़्यादा ही सोच रही हूँ मैं, लगता है दिमाग फ्रेश करना पड़ेगा। और उसने अपना मन पसंदीदा गाना लगा दिया और काउच पर बैठकर खिड़की से बाहर की भागती हुई दुनिया को देखने लगी। वक्त का पहिया तो अपनी ही रीत से घूमता रहता है, समय कहाँ ठहरता है किसी के भी लिए। माइका को अब यहाँ रेंट पर आए हुए 1 महीना हो चला था। उसका डिप्लोमा का कोर्स भी शुरू हो चुका था। उसने इंस्टीट्यूट में एक खास दोस्त भी बना ली थी, वही लड़की जो उससे पहले दिन टकराई थी। उसका नाम यामिनी था। इस महीने में जहाँ माइका का रिश्ता अर्जुन, जतिन, सौरा और आशिमा आंटी के साथ गहरा होता चला था, वहीं कबीर के साथ भी अब दोनों तरफ उखड़ा हुआ ही रिश्ता था। एक रोज़ शाम को माहिका अपने कमरे में बैठी हुई एक पेपर पर प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन बना रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने देखा तो उसके पापा का फ़ोन आ रहा था।
सब काम बगल में रखकर उसने कॉल उठाई। नमस्ते पापा, कहिए आज यूँ अचानक इस वक्त कॉल? माइका ने कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नमस्ते बेटा। बेटा दरअसल बात ऐसी है कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम? सब ठीक तो है ना पापा? हाँ बेटा, वैसे तो सब ठीक ही है, पर तू तो जानती है ना कि हम मिडिल क्लास हैं, और उस पर तेरी माँ की दवाइयाँ वगैरह। जी पापा, तो क्या हुआ, माँ ठीक है ना? हाँ बस बीच में एक बार थोड़ी सीरियस हो गई थी, पर अभी सब ठीक है। और तू पैनिक ना हो, तेरी नई नई पढ़ाई शुरू हुई है, इसलिए तुझे बताया नहीं था, पर अभी सब कुछ कंट्रोल में है। बस दिक्कत ये है कि इस महीने पैसे सारे तेरी माँ के इलाज में खर्च हो चुके हैं, तो मैं तुझे पॉकेट मनी या किराया थोड़ा लेट भेजूंगा, तू थोड़ा एडजस्ट कर लेगी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ कि माँ की तबीयत बिगड़ी, फिर भी आपने मुझे बतलाया नहीं। और हाँ, आप मेरे खर्चे की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं वैसे भी दोपहर के बाद फ्री रहती हूँ, तो कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल लूँगी। अरे नहीं बेटा, तू क्यों? अभी उन्होंने कुछ कहना शुरू ही किया था कि माहिका ने उन्हें बीच में ही काट दिया और बोली, परवर नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल रही हूँ और यही फाइनल है। आपने माँ की तबीयत के बारे में नहीं बताया, पर इतना तो करने दीजिए। थोड़ी और आनाकानी के बाद आखिर में उन्हें माहिका की बात माननी ही पड़ी। फिर कुछ और बातें करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। पार्ट टाइम जॉब का बोल तो दिया, पर करूँगी क्या? माहिका खुद से ही सोच रही थी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता माहिका। एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट के पास वाले कैफ़े में जाकर पूछ लूँगी कि वेटर की जॉब मिल जाए। तो माहिका ने मन ही मन निश्चय कर लिया था। अगली सुबह माहिका सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई ही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। गुड मॉर्निंग बारबी, अर्जुन ने अपनी बत्ती सी फैलाकर कहा। बदले में माहिका ने सिर हिलाते हुए गुड मॉर्निंग नालायक कह दिया। अब तो ये रेगुलर हो चुका था, इसके बगैर तो उस घर में किसी की सुबह नहीं होती थी। यार तू रोज़ सवेरे सवेरे मुझे नालायक ही क्यों कहती है? आई मीन हैंडसम ग्रीक गॉड डैशिंग बेबी, ऐसा भी तो कुछ कह सकती है ना? अर्जुन ने उसके चेयर पर बैठ जाने के बाद कहा। पहली बात तो कि तू सिर्फ मेरा दोस्त है, और वो दोस्ती भी तूने ज़बरदस्ती ही करवाई है। और दूसरी बात कि तू मेरा बॉयफ्रेंड होता तब भी मैं तुझे ऐसा कुछ ना बोलती। तू नालायक है तो नालायक ही कहूँगी ना, माइका ने ब्रेड चबाते हुए कहा। हट बे, तू तो मेरी दोस्ती सही है, बेस्टी होकर भी रोज़ इतनी बेइज्जती कर लेती है, तो फिर गर्लफ्रेंड या बीवी बनाऊंगा तब तो जिंदा दफन कर देगी। वैसे भी मेरे लिए तो जो बनी होगी ना। अर्जुन आगे कुछ कहता उससे पहले ही माहिका बीच में बोल पड़ी। वो बेचारी अकल से गधी और आंखों से अंधी होगी। और माहिका आई विंक करते हुए हंसने लगी। हाँ, और तुझे जो भी पसंद करेगा ना, वो तो इस गोले का होगा भी नहीं, किसी और ही ग्रह का पागल होगा। अर्जुन भी कहाँ कम था, दोनों का ही ये रोज़ का काम था, इसलिए बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और ये दोनों बहस करने में। इस एक महीने में दोनों ही बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बन गए थे। हालांकि माहिका इस बात को ज़बान से मानती नहीं थी, पर वो जानती थी कि ये सच है। दोपहर को माहिका इंस्टीट्यूट से बाहर निकली ही थी कि यामिनी उसके पास चली आई। माही, आज फ्री है क्या? नहीं यार यामी, पर क्यों? यार आज ना मैं बड़ी खुश हूँ, तो सोचा कि तुझसे ट्रीट ले लूँ। नालायक, खुश होने पर ट्रीट जीत जाती है, ली नहीं। वैसे खुश किस लिए है? यार हम दोनों दोस्त हैं ना, तो क्या तेरा क्या मेरा। तू ट्रीट दे या मैं, एक ही बात है। वैसे खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे भैया ने मुझे एट लास्ट मासूम बोल ही दिया। और दोनों ही ठहाका लगाकर हंस पड़ी। चल ठीक है, इतने बड़े झूठ को हजम करने के लिए ट्रीट तो बनती है। वैसे भी मैं कैफ़े ही जा रही हूँ पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात करने, तो ट्रीट दे दूंगी। वैसे तू बता, इतना बड़ा झूठ बुलवाई कैसे? देख, पहले तो कि ये सच है, और दूसरा कि बस भैया को थोड़ा ब्लैकमेल किया। मुझे भाभी के बारे में पता लग गया तो कह दिया कि घर में सबको बता दूंगी, इसलिए मासूम भी बोल दिए, और कल शॉपिंग पर भी ले जा रहे हैं। यामिनी ने अपने फर्जी कॉलर उचकाते हुए कहा। सही है, और दोनों हंसते हुए पास वाले कैफ़े में पहुंच गई। कैफ़े के अंदर जाकर दोनों ही एक दो सीटर टेबल पर बैठ गई। तभी उनका ऑर्डर लेने आए वेटर को देखकर माहिका चौंक उठी। टू बी कंटिन्यूड। कौन होगा वो जिसको देखकर माहिका और यामिनी हैरान रह गई? गेस करके कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा।